करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 4 स्टॉकियोमेट्री। और इसमें जो कुछ चेक्स हैं इनको हल करेंगे। 4.2 से स्टार्ट लेंगे जी। तो 4.2 जो है आपको नजर आ रही है, ये इसके दो क्वेश्चंस हैं। और पहला क्वेश्चन है, अ कॉपर वायर कंटेन 27.10 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ कॉपर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर। यानी कि पार्टिकल्स दिए हुए हैं और मोल्स कैलकुलेट करने हैं। तो मैंने बच्चों को ना अपनी पिछली वीडियो में जब 4.1 और 4.2 करवाई थी, उसमें भी मैंने इनको एक फॉर्मूला याद करवाया था, ये वाला फॉर्मूला, जिसमें अगर मोल्स पता हो तो पार्टिकल्स पता लग सकते हैं, और अगर मोल्स पता हो तो मैस पता लग सकता है, अगर मैस पता हो तो मोल और पार्टिकल्स पता लग सकते हैं, अगर पार्टिकल्स पता हो तो मोल और मैस भी पता लग सकता है। तो ये जो हमारे पास केस है, इस केस के अंदर क्या है कि पार्टिकल्स दिए जा रहे हैं और हमने मोल्स कैलकुलेट करने हैं। यानी पार्टिकल्स दिए जा रहे हैं, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल से मोल निकालने के लिए क्या करेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर करेंगे और हमें मोल्स पता लग जाएंगे। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीएस नोट्स की तरफ चलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसपे आप ये सारे जीएस नोट्स जो हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो बच्चों, यहाँ पे देखो, आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है एक कॉपर वायर है, ठीक है। कॉपर वायर कंटेन, ये जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था अभी आपके सामने, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर द एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो आपने मोल्स निकालने का क्या फॉर्मूला लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर द एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन से हैं आपके पास? एटम्स ऑफ कॉपर है, ठीक है। याद रखें, पार्टिकल्स किसको कहा जा सकता है? पार्टिकल्स एटम को कहा जा सकता है, मॉलिक्यूल्स को कहा जा सकता है, और आयोन्स को कहा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आप इन दोनों को डिवाइड करने हैं, तो आप डिवाइड करेंगे इन दोनों को, तो डेफिनेटली ये 27.10 को 6.2 से कैलकुलेटर पे डिवाइड करें। जो आंसर आएगा, ये पावर आपको पता है कि ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और फिर उस जो 100 होगा, 100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के साथ, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो 450.17। देखें कैलकुलेटर पे करके आंसर आता है कि नहीं आता, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चलें, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जी। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स ऑफ आइसोपेंटाइल एसीटेट। अब हमारे पास मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, एक मिनट पर फिर हमने वही फॉर्मूले का यूज करना है, और हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट करना है। याद है आपको? इसी को कैलकुलेट कर, या तो हमें अब वो मोल्स बताएगा या हमें वो क्या बताएगा, मास ऑफ सब्सटेंस। देखने क्या बताता है। तो पार्टिकल्स, बल्कि पार्टिकल्स तो बता रहा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 इंटू 10⁻96 ग्राम्स ऑफ आइसो पेंटाइल एसीटेट, यानी कि ग्राम, यानी कि ये वजन बता रहा है, ठीक है। यानी कि क्लियर हो गया पॉइंट। यानी कि यहाँ पे हमें ये क्या बता रहा है, मैथ बता रहा है। मैथ से पार्टिकल्स का पूछ रहा है, मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे, मैथ से मोल निकालेंगे, मोल से फिर क्या निकालेंगे, पार्टिकल्स यानी कि मॉलिक्यूल्स को निकालेंगे। विच आर रिलीज्ड इन द टिपिकल बी स्टिंग। और ये जो आइसोपेंटाइल एसीटेट है, ये जो मक्खी, शहद की मक्खी हमें काटती है, उसके जो डंक होता है, उस डंक के अंदर आपको ये मिलता है। सो हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन इट। तो कितने एटम्स आपको मिलेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ये आपने बताने हैं, ठीक है। तो देखो, हमारे पास जो गिवन मैस है, उस मैस से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनेटली मैस से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला होगा, जो आपके पास मैस है उसको मोलर मैस से आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो मोलर मैस तो आपने इसका निकालना है। तो इसका आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, और ये है ऑक्सीजन। कार्बन के आपके पास 7 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 14 हैं, और ऑक्सीजन के 2 हैं। तो तीनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई इनको आपस में करेंगे, ठीक है। एटम के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मैस के साथ एटम्स के नंबर को, और एलिमेंट्स को आपस में प्लस करते हैं, ठीक है। तो मोलर मैस आ जाएगा। मोलर मैस जो आ गया है, हम डिवाइड करेंगे, जो कि हमारे पास गिवन मैस था उसको डिवाइड किया मोलर मैस के साथ, आंसर आया हमारा 7 पॉइंट समथिंग लाइक दिस। इस आंसर को हमने क्या करना है, यूज करना है। हमारे पास मोल्स पता लग गए हैं, मोल से क्या निकालेंगे, पार्टिकल्स। कैसे? जो मोल पता लगे हैं वो मोल का एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो मोल्स हमें पता लगे हैं, ये हमें मोल्स पता लगे हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हमने आंसर निकाल ली, राइट। तो कितनी रॉकेट साइंस नहीं थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी।
अगर आपका ये भी दिल करता है कि आप एटम्स की कैलकुलेशन भी करें, तो जब आपको मॉलिक्यूल्स पता लग गए हैं, तो आपके पास 7 एटम्स हैं, तो उसको मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास एटम्स आ जाएंगे कार्बन के। इसी तरह से आपको 14 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, अब मॉलिक्यूल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आइटम के हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। और इस तरह ही हमारे पास 2 एटम्स हैं मॉलिक्यूल में, एक में, तो आपको टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आएंगे। मतलब मॉलिक्यूल से आप और छोटे यूनिट एटम्स की तरफ भी जा सकते हो कैलकुलेट। इसने डिमांड नहीं की थी, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करके दिया। तो दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, उसने कहा था। बल्कि सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली टेकिंग इट बैड, ये एटम्स भी पूछे उसने। तो हमने मॉलिक्यूल्स को निकालने के बाद हमने एटम्स की कैलकुलेशन भी की है। सो दिस द राइट, ये सही है, इट्स गुड, इट्स नाइस। तो बच्चों, टाइम को वेस्ट किए बगैर अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 4.3, calculate the molar mass of a gas which has density of 1.34 gram per decimeter cube at standard temperature and pressure। ये भी एक न्यूमेरिकल है, इसमें अब हमने मोलर मास कैलकुलेट करना है, लेकिन डेंसिटी दी जा रही है। डेंसिटी से मोलर मास कैसे निकलेगा? इट्स अनदर वेरी नाइस क्वेश्चन। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों। इसमें मोलर वॉल्यूम तो सबका ये होता है, किसी भी गैस का मोलर वॉल्यूम यही होगा। डेंसिटी ऑफ अ गैस जो है वो आपको डाटा में गिवन है। जब आपको मोलर वॉल्यूम पता हो, डेंसिटी ऑफ गैस पता हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो, एम ओवर वी का यूज कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हमें डेंसिटी का फॉर्मूला है ना, डी इज इक्वल्स टू एम ओवर वी। और एम हमारे पास बेसिकली क्या है, द मास, डेंसिटी और वॉल्यूम। वॉल्यूम पता है और डेंसिटी भी पता है, तो मास कैलकुलेट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी मास अगर निकालना है तो v को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा d के साथ। तो व्हाट इज d वी हैव 1.34 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, एंड व्हाट v वी हैव समथिंग लाइक 22.4, और हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड गोना गेट द आंसर, एंड दैट इज हाउ वी गोना सॉर्ट इट आउट दिस क्वेश्चन, राइट? सो इट वाज क्वाइट इजी एंड नाइस, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जी तो बच्चों, 4.4 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। 4.4 क्विक चेक की तरफ। कैलकुलेट द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब मोलर कंसेंट्रेशन निकालनी है, ठीक है। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, 7.9 ग्राम ऑफ KMnO4, जो कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में हमने डिसॉल्व किया था। तो मोलर मास तो हमें पता ही है इसका, ये निकालना भी हमें आता है, पोटेशियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन की मदद से हमने निकाला भी था। पहला क्वेश्चन हमारा क्विक चेक 4.1 यही था। तो चलें इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जीएस नोट्स हमें हेल्प करेंगे इसमें। कैसे? देखें, मास, इसका जो गिवन मास है वो ये है, मोलर मास हमारे पास ये है, और वॉल्यूम भी गिवन है। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जब मास हो और मोलर मास हो तो हम मोल्स निकाल लेते हैं, नॉन मास ओवर मोलर मास, मोल्स निकल आए। अब जब मोल पता लग जाता है ना, तो कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो मोल क्या था हमारे पास 0 पॉइंट, और वॉल्यूम क्या था 1 डेसीमीटर क्यूब। हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब आंसर आ गया, यानी कि कंसंट्रेशन हमें पता लग गई। तो इट वाज वेरी इजी, लेकिन कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर जाती है ये बात, लेकिन कोई मसला नहीं है। सो अब चलते हैं हम अपने 4.5 क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज आर यूज्ड बाय अ पर्सन? द ऑक्सीजन इन is in excess, the equation for the combustion of glucose is। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हाउ मेनी मोल्स पूछ रहा है, यानी मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, और व्हेन 2.25 moles of glucose are used by a person, the oxygen in excess, the equation for the combustion of glucose is। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो बच्चों देखें, यहाँ पे इतना कोई मुश्किल नहीं है। इसमें हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसने की हुई है क्वेश्चन के अंदर ही। तो हमें नजर आ रहा है कि जो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है वो 6 मोल जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है। तो हमें पता है कि क्या करना है, अब डेफिनेटली अब 2.25 मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2.2 इंटू 6, तो हम ये कर लेंगे ना 6, 2.2 मोल्स अगर हो जाएंगे, मतलब हमें ये तो पता है कि 1 मोल ग्लूकोज 6 मोल बना रही है, ठीक है। 1 मोल कितना बना रही है, 6 मोल। ये ग्लूकोज है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। अब हमने क्या करना है कि इस तरफ जो है किसको कैलकुलेट करना है, हमने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम 1/6 कर लेते हैं यहाँ पे,
रेशो यहीं पे रहता है, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर देते, 2 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 2.25 और यहाँ पे भी 2.25 कर देते हैं, ओके। तो अब 2.5 का कैसे आंसर आएगा, डिवाइड करके आएगा ना आंसर हमारे पास, राइट। क्योंकि यहाँ से देखो ना, 1 मोल अगर 6 मोल पैदा कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो हमने 1 मोल कितना ग्लूकोज पैदा करेगा, डेफिनेटली हम क्या करेंगे, 6 को डिवाइड कर देंगे जाके। 1 मोल ग्लूकोज जो है 1/6 मोल पैदा करेगा, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 1/6 मोल ऑफ ग्लूकोज करेगा। अब हमें यहाँ 1 नहीं चाहिए, हमें यहाँ अकॉर्डिंग टू डाटा चाहिए 2.25 मोल। दोनों तरफ 2.5 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये 2.25 हो जाएगा, तो 2.25 कितना करेगा, 2.25 डिवाइड बाय 6 है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, ये डिवाइड होगा, ठीक है। 2.25 डिवाइड बाय 6, तो कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर आ रहा है वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ पे ना मिस प्रिंटिंग हो गई है। अब इस तरह ही 4.6 देखें, इसमें हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 160 ग्राम ऑफ। अब देखें आयरन का हाउ मच, यानी मैस का पूछा जा रहा है कि मैस कितना होगा इसका, अगर आपके पास 160 ग्राम ऑफ आयरन सल्फाइड है, तो आयरन कितना होगा, सॉरी इतना है आयरन ऑक्साइड आपके पास। बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि मतलब इफ यू जस्ट रियली कैलकुलेट, तो 160 बाय 159 इक्वल टू 1.002 मोल। अब ये कैसे आया, देखो 160 जो उसने मैथ दिया हुआ है, हमने मोलर मैथ लेना है किसका, इसका, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयरन ऑक्साइड हमने ले लिए, 1.02 मोल्स आ गए, हमें इसके मोल्स पता लग गए, यानी कि वी नो दैट कि इसके अब जो मोल्स यूज हो रहे हैं 1.002 हो रहे हैं। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बता रही है कि 1 मोल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल। तो हमने डेफिनेटली 1.0, अब यहाँ पर ऑलरेडी ये FeO3 का डाटा है, Fe2O3 का, और ये डाटा Fe का है। हमने बेसिकली ये पता करना है कि हाउ मच आयरन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम 160 ग्राम, मतलब इतने मोल से हम कितना आयरन बना लेंगे। हमें ये तो पता है कि एक मोल से हम 2 मोल बना लेंगे, तो हमने क्या करना है, फिर मोल को हम मैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने ये करना है कि इतने मोल्स, हम इसको दोनों साइड से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.002 मल्टीप्लाई बाय 1 रेशो 1.002 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1.002 आ जाएगा रेशो, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, समथिंग लाइक 2.004 ऑफ आयरन मोल पैदा करेंगे। अब मोल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ में करने के लिए, तो मोल को हम उसके मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मैथ पता लग जाएगा। तो अगर 160 ग्राम आपके पास आयरन है, तो ये मैस आ गया 111.2 ग्राम्स, मतलब इतना मैस ऑफ आयरन ऑक्साइड, इतना मैस ऑफ आयरन प्रोड्यूस करेगा। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया, ठीक है। इट वाज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, राइट। चल अब अगर हम अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं साथ ही, 4.7 को। अब यहाँ 4.7 में कहा जा रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एट एचटीपी व्हेन 4.5 dm क्यूब ऑफ मीथेन इज बर्न्ड बाय अ पर्सन। यानी कि अब स्टोकियोमेट्रिकल कैलकुलेशन है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा होगी, ठीक है, वो बतानी है आपने। और इतनी मीथेन गैस जला लिया आपने, ठीक है, मीथेन गैस इतनी डेसीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब ये देखें, हमें नॉर्मल इक्वेशन तो ये बताती है कि अगर हम लेट्स से दैट 1 मोल मीथेन जलाएं तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है। लेकिन यहाँ पर केस ये नहीं है, यहाँ पर ये है कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन है, हम वॉल्यूम से मोल की तरफ आएंगे। वॉल्यूम ऑफ करंट से 4.2 है, सिंस 1 मोल ऑफ मीथेन यील्ड 1 मोल करंट, द वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो यहाँ हम कॉमन सेंस का यूज करके भी जवाब बना सकते हैं कि देखो अगर 1 मोल ही पैदा कर रही है तो नो वरीज, अगर इसका जो वॉल्यूम लेट्स से दैट यूज हो रहा है 4.5 dm क्यूब ऑफ मीथेन का वॉल्यूम यूज हो रहा है, तो ये 1 मोल है, याद रखो 1 मोल का इसका वॉल्यूम भी यही रहेगा। तो वो ये पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम जो है वो आप बताएं, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आप बताएं। तो आपने कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बता दिया, जो कि यही सेम रहेगा जो कि आपका मीथेन का वॉल्यूम है। सो दोनों वॉल्यूम सेम रहेंगे, क्यों सेम रहेंगे, क्योंकि दोनों के मोल सेम है, और मोल सेम हो तो वॉल्यूम भी सेम होगा, ओके। बच्चों 4.8 क्वेश्चन में सवाल किया जा रहा है जी, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन ऑफ 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन व्हेन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।
काफी पुराना 9 क्लास का आपका ये एक टॉपिक है। अब सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, उसका मैस यानी मैस मालूम करना है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है। बाय रिएक्शन ऑफ 2.25 मोल्स ऑफ क्लोरीन इस्तेमाल हो रही है। ये हो रही है 2.25 मोल्स ऑफ, और आपने इसका मोल्स पता करने हैं, ठीक है, यानी एन पता करना है। एन पता लग गया तो आप मैस भी पता लगा लेंगे। तो अभी ये पता लग रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से एक मोल जो है वो एक मोल यूज करती है, तो डेफिनेटली 2.25 प्रोड्यूस करेगी 2.25 ही मोल्स ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। और 2.25 को इसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मोलर मास क्या है 74.5 है। तो 2.25 को 74.5 तो इतना मास पैदा होगा, याद रखो। अगर इतनी मोल्स लोगे क्लोरीन तो इतना मास पैदा होगा सोडियम हाइपोक्लोराइड का। ये आपने बस याद रखना है। तो दैट वाज थोड़ा रॉकेट साइंस, ये भी इजी न्यूमेरिकल था। फिर आते हैं 4.9 की तरफ, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स को लेकर हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ आपको। ये एक एमसीक्यू टाइप है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर कुड प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हेन दे कंबाइन अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन बिलो। तो अमोनिया से बन रही है हाइड्रोजन, सॉरी अमोनिया बन रही है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो क्या होगा 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। विच रिएक्शन मिक्सचर कुड प्रोड्यूस ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ व्हेन दे कंबाइन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि मतलब 1 मोल 3 मोल से मिलकर 2 मोल बना रही है, 1 मोल 3 मोल से मिलकर 2 मोल बना रही है, 1 मोल 3 मोल से मिलकर अब 2 मोल बनाएगी अमोनिया, ये तो हमें पता है। अब 2 मोल हो गई तो ये 3 मोल हाइड्रोजन हो गई, राइट। तो नाइट्रोजन बड़ी है, हाइड्रोजन उतनी ही है। नाइस क्वेश्चन। 1 मोल नाइट्रोजन है और 5 मोल हाइड्रोजन हो गई। लुक एट दैट, हाइड्रोजन और बढ़ गई, 3 मोल हो गई अब नाइट्रोजन। चलें इसका जवाब निकालते हैं। ये देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 1 मोल नाइट्रोजन है और 3 मोल हाइड्रोजन है तो फिर आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट तो यहाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन जो अमोनिया प्रोड्यूस होगी वो 2 मोल होगी, और यहाँ पर हमारे पास 2 मोल होगी, 2 मोल होगी, 2 मोल होगी, यानी कि वी जस्ट रियली वांट टू से कि भाई अमोनिया 2 मोल ही पैदा हो रही है हर जगह। सो ईच प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, यही करेक्ट आंसर है। सो वी जस्ट नीड टू राइट ई ऑप्शन, राइट। अगर आपके पास कोई बेटर सजेशन है तो मैं कमेंट में आपका इंतजार कर रहा हूँ। वैसे मेरे ख्याल से ई ही आंसर है, और यहाँ पर भी ई ही आंसर होगा प्यारे बच्चों। अब चलते हैं 4.10 की तरफ। 4.10 में भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हेन अ लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट इज रोस्टेड क्विक लाइम इज प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, क्विक लाइम, इसको क्विक लाइम कहते हैं। एक्चुअल यील्ड 2.5 है, 4.5 ऑफ लाइमस्टोन हमने रोस्ट किया है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द ये। देखो, मैस ऑफ द लाइमस्टोन तो आपको डेटे में गिवन है, ग्राम में कर लो। मोलर मास जो है वो आपको पता है कि इसका निकलेगा, कैल्शियम 40 है, 12 है और ऑक्सीजन 3 है 16 के हिसाब से, तो 100 ग्राम पर मोल निकलेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अब जो वजन तुम्हें पता है ये मोलर मास है, और जो तुम्हें पता है उसको डिवाइड करके 45 मोल्स आ गया। अब क्विक लाइम प्रोड्यूस 2.5 kg है, इसको भी ग्राम में कर लिया, तुम वो तुम्हें कह रहा है कि ये तुम्हें मिला है। ठीक है, ये एक्चुअल यील्ड है। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी। देखो, 1 मोल जब यूज करते हो 1 मोल ही पैदा होता है, ये हमें बैलेंस केमिकल से पता लग रहा है। अब जब 45 मोल यूज किए तो डेफिनेटली 45 मोल ही पैदा होंगे ना इसके भी। अब मोलर मास जो है कैल्शियम ऑक्साइड का हमें पता है कि 56 होता है। द मास ऑफ डेफिनेटली आपको मोल जब पता लग गए हैं तो मोल से मोलर मास के लिए क्या करना होता है कि मोल को आपने मोलर मास से मल्टीप्लाई करना है, तो मास आपको पता लग जाता है। ठीक है ना, ये मैंने आपको कैलकुलेशन बताई हुई है ना, ये वाली। ये देखो, इसमें मैंने मोल से क्या करना है, हमने मोल पता लग गए हैं तो उससे क्या मास पता लगाना है। ये देखें, मोल से आप मास पता लगा रहे हो, मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर, तो ये आपके पास मोल है, ठीक है, और ये उसका क्या है मोलर मास, तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मास पता लगे।
ये है थ्योरेटिकल, मतलब बस सोच के हिसाब से। तो ये कुछ ज्यादा है, एक्चुअल कम मिली, प्रैक्टिकल हमेशा ज्यादा ही होती है, ये भी बात आपने याद रखो। अब मतलब आप कह सकते हो ना, इतना अच्छा रिजल्ट आया, यानी ये वो नंबर थे जो टोटल नंबर है, और ये वो नंबर है जो आए हैं। ये टोटल थे ना, थ्योरेटिकल सोच के हिसाब से टोटल थे, लेकिन ये डाटा में दे रहा है कि भी इतना प्रोड्यूस हुआ है, ये हमें डाटा से पता लगा। ये देख यहाँ से अब हमें ये कह सकते हैं कि जो एक हमारे पास यील्ड है वो ये है, ठीक है। तो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अभी मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई है ना, होप्स आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी मजीद वीडियोस के लिए चैनल के साथ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।